Good morning students. Welcome in business studies class. Today we are going to start a new unit, that is sources of business finance, unit number 7. What is business finance? Business finance is concerned with acquisition and utilization of capital to carry out various business activities of an organization. The initial capital contributed by the entrepreneur is not always sufficient to meet all financial needs of the business. A businessman therefore has to look for different sources from where the need for business funds can be met. Thus, business finance refers to money and credit employed in a business firm in order to carry out its operations smoothly. Business finance may be defined as planning, raising, managing and controlling all types of funds needed for a business. Come to the nature of business finance. Finance is required to commence and carry on business. No growth and expansion of business can take place without sufficient finance. The larger the size of the business, the larger will be the finance required. जितना बड़ा हमारे बिजनेस का साइज होता है उतनी ही हमारे को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है. No business activity is possible without finance. Business finance has the following special features. First one is necessary for all types of business. चाहे आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं, किसी भी टाइप का आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको हर टाइप के बिजनेस करने के लिए जो है वो बिजनेस में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है. चाहे आपका बिजनेस स्मॉल स्केल का है, चाहे आपका बिजनेस लार्ज स्केल का है. फाइनेंस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस. लार्ज स्केल का बिजनेस है तो मोर फंड्स की रिक्वायरमेंट है, स्मॉल स्केल का बिजनेस है तो लेस फंड्स की रिक्वायरमेंट है. इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल. बिजनेस फाइनेंस में हम ओनर फंड्स और बोरोड फंड्स दोनों तरह की कैपिटल को इंक्लूड करते हैं. ओनर फंड्स मीन्स जो ओनर के पास अपनी कैपिटल है, अपना पैसा है, यानी कि रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं जो उसके, और जो बोरोड फंड्स हैं वो उसका उधार लिया हुआ पैसा है, उसने डिबेंचर्स इशू कर दिए, बैंक से लोन ले लिया, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, पब्लिक डिपॉजिट्स का यूज कर लिया. दीज आर कॉल्ड बोरोड फंड्स. नेक्स्ट वन इज फ्लक्चुएटिंग नेचर. बिजनेस में जो फाइनेंस है उसकी नेचर फ्लक्चुएटिंग रहती है. अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो आपको सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हायर फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, मोर फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी. लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डाउनफॉल में आ जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो आपको लेस फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी. नेक्स्ट इज वाइडर टर्म. बिजनेस फाइनेंस एक वाइडर टर्म है. इसमें हमने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को भी जज करना है कि कितना फाइनेंस चाहिए, फिर उसका अरेंजमेंट भी करना है कि वो पैसा कहाँ से आएगा, और देन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है कि हम प्रॉपरली इस फाइनेंस को कैसे यूटिलाइज करेंगे जिससे हमें जो है जितना हम आउटफ्लो कर रहे हैं उसके बदले में प्रॉपर इनफ्लो भी हमें रिसीव होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. फाइनेंस का बेनिफिट क्या है, फाइनेंस की जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस में फाइनेंस की. वैसे तो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, उसके बिना हम बिजनेस कर ही नहीं सकते. फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे. नेसेसरी फॉर एस्टैब्लिशिंग बिजनेस. आपको बिजनेस एस्टैब्लिश करना है तो आपको फिक्स्ड एसेट्स खरीदनी है, करंट एसेट्स खरीदनी है, तो आपको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए. नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस. बिजनेस को आप कंटिन्यू चलाना चाहते हो तो आपको टाइम टू टाइम मशीनरीज की रिपेयर करानी है, बिल्डिंग्स की रिपेयर करानी है, व्हीकल्स की रिपेयर करानी है, उन पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, न्यू व्हीकल्स परचेज करने हैं, रॉ मटेरियल बार बार परचेज करना है. अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो तो आपको जो तैयार गुड्स बेचनी है स्टॉक की फॉर्म में उन्हें परचेज करना है, तो उसके लिए भी आपको किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी. थर्ड वन इज नेसेसरी फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. अगर आप इंडस्ट्रीज चला रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अटैच हो,
तो आपको अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए टाइम टू टाइम न्यू मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजी परचेज करनी पड़ेगी, और उस न्यू टेक्नोलॉजी को परचेज करने के लिए आपको क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। फोर्थ वन इज नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आप अवेल करना चाहते हो, यानी कि कोई आपका सप्लायर आपको डिस्काउंट के ऊपर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके पास अच्छे फंड्स अवेलेबल होंगे तो ही आप उस सप्लायर से डिस्काउंट के ऊपर जो है रॉ मटेरियल परचेज कर पाओगे। इस तरह से मार्केट में बिजनेसमैन के सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो अगर बिजनेसमैन के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल होता है तो ही वो उन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट उठा सकता है। नेक्स्ट वन इज नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग गुडविल। अब आपकी गुडविल यानी कि बिजनेसमैन की गुडविल मार्केट में कब मेंटेन रहती है? जब वो अपने सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट्स दे देता है, गुड्स को क्रेडिट में परचेज करने की बजाय अपने सप्लायर से कैश में परचेज करके कैश डिस्काउंट अवेल कर लेता है, तो ऑटोमेटिक उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दैट्स ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। Come to the next topic, very important topic, classification of sources of finance. The various sources of finance can be classified on the basis of period, on the basis of ownership, and on the basis of sources of generation. Very first, we are going to discuss the classification on the basis of period. Finance can be classified into three categories on the basis of period. First one is long-term finance. When finance is needed for a period of 10 years and above, listen again, for a period of 10 years and above, जब आपको पैसे की जरूरत 10 साल या 10 साल से ज्यादा के लिए है, then it is called long-term finance. Long-term finance is used for the purchase of land, building, machinery, furniture and other fixed assets. Sources of long-term finance are equity shares, preference shares, debentures, retained profits, special institutional financial institutions. Second one is medium-term finance. When finance is needed for a period ranging from 1 year to 10 year, it is called medium-term finance. अगर आपको फाइनेंस की जरूरत 1 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक है, तब आपको किस टाइप का फाइनेंस रिक्वायर्ड है? मीडियम टर्म। अगर आपको 10 ईयर एंड अबव टाइम के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट थी, तो आपको कौन सा फाइनेंस रिक्वायर्ड था? लॉन्ग टर्म। अब 1 ईयर से लेकर 10 ईयर के बीच में अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको कौन से फंड्स की रिक्वायरमेंट है? मीडियम टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। दिस काइंड ऑफ फाइनेंस इज यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स, research and development expenditure, large scale publicity, etc. Various sources of medium term finance are debentures, preference shares, public deposit, commercial banks. अगर debentures, preference shares 1 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक के पीरियड के लिए इशू किए जा रहे हैं, तो दैट लाइज अंडर द मीडियम टर्म फाइनेंस। अगर preference shares and debentures अगर 10 ईयर एंड अबव द पीरियड के लिए इशू किए जा रहे हैं, देन इट लाइज अंडर द लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लास्ट कैटेगरी इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस. व्हेन फाइनेंस इज नीडेड फॉर लेस देन 1 ईयर, it is called short term finance. It is used for purchase of raw material, payment of rent, wages, salaries, tax, transport charges, etc. Various sources of short term finance are commercial banks, overdraft, cash credit, short term loans, bills, discounting, trade credit, intercorporate deposits. Come to the next, finance classification on the basis of ownership. On the basis of ownership, business finance can be classified into two categories. First one is owner funds and second one is borrowed funds. Owner's funds means funds that are provided by the owners of an enterprise, which may be a sole trader or partners or shareholders of a company. Apart from capital
It also includes profits reinvested in the business. The owner's capital remain invested in the business for a long duration and is not required to be refunded during the life period of the business. Such capital forms the basis on which owners acquire the right of control of management. Issue of equity shares and retained earnings are the two important sources from where owners funds can be obtained. ओनर फंड्स रियल में क्या है? जो ओनर्स ने खुद का पैसा बिजनेस में लगाया है वही ओनर फंड्स हैं. सोल ट्रेडर अकेला ही अपने बिजनेस में सारे फंड्स इन्वेस्ट करता है. पार्टनर्स मिलकर 5, 6, 7 जितने भी पार्टनर्स हैं मिलकर फंड्स जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या है? उनके ओनर फंड्स हैं. एक कंपनी है, कंपनी में जो ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं. रियलिटी में इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो शेयर होल्डर्स यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो फंड्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो कौन से फंड्स होते हैं? ओनर्स फंड्स होते हैं. अब जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ओनर फंड्स हैं, उसी के बिहाफ पर उनको कुछ प्रॉफिट्स अर्न होते हैं और वो प्रॉफिट उस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं. बिजनेसमैन अपनी सेल्फ नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ मनी ड्रॉइंग्स की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में विड्रॉ करता है अपने बिजनेस से, लेकिन कुछ प्रॉफिट्स जो हैं वो री इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं अगेन बिजनेस में ग्रोथ और एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसी बेस पर ही जो हमारा बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलता रहता है और ओनर जो है अपनी कैपिटल को विड्रॉ भी इसमें से नहीं करता. उसके पास पूरे राइट्स होते हैं इसी बेस के ऊपर ही कि वो अपने बिजनेस का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन खुद जो है वो हैंडल करता है. इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी बिजनेस जो हैं टू इंपॉर्टेंट सोर्स हैं ओनर फंड्स के. सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में पार्टनर्स और सोल ट्रेडर खुद अपना पैसा बिजनेस में लगाते हैं, वही उनके ओनर्स फंड होते हैं. लेकिन कंपनी बिजनेस में जो दो मेन ओनर फंड्स के एग्जांपल्स रहेंगे वो रहेंगे आपके इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स. इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में हम इसी चैप्टर में डिटेल में बहुत स्टडी करने वाले हैं. नेक्स्ट इज बोरोड फंड्स. बोरोड फंड्स रेफर्स टू फंड रेज्ड फ्रॉम एक्सटर्नल बोरोइंग्स. The sources of borrowed funds include issue of debentures, public deposits, trade credit and loan from financial institutions and banks. Periodical payment of interest and repayment of loan amount on expiry date are required even if there is no profit in the company. अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं ये बात मैटर नहीं करती. एक फिक्स टाइम पीरियड पर उसे इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है और अगर लोन का एक्सपायरी डेट आ गया है तो उस लोन की भी उसे रीपेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हो या ना हो. मोरएवर बोरोड फंड्स आर अवेलेबल ऑन द मॉर्गेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. मतलब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है हमारी सोसाइटी में कि अगर आपको बोरोड फंड्स चाहिए, आपको किसी से भी पैसा उधार लेना है तो आपको अपने फिक्स्ड एसेट्स को सिक्योरिटी की फॉर्म में, मॉर्गेज की फॉर्म में उनके पास रखना होगा. आफ्टर सम टाइम इट हैज टू बी रिफंडेड और रीपेड. द प्रोवाइडर्स ऑफ दिस फंड हैव नो कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. सबसे बड़ा बेनिफिट एक ऑर्गेनाइजेशन को बोरोड फंड्स का क्या होता है कि जिस पर्सन से आप कैपिटल बोरो कर रहे हो वो पर्सन, वो इंस्टीट्यूशन आपके मैनेजमेंट एक्टिविटीज में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में कोई पार्टिसिपेशन नहीं रखता. उसके पास आपके बिजनेस को कंट्रोल करने का कोई राइट नहीं होता. कंट्रोलिंग राइट सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है? ओनर्स के पास होता है, जो ओनर्स फंड्स इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर. दैट्स ऑल अबाउट द ओनर फंड्स एंड बोरोड फंड्स. स्टूडेंट्स अब आप इस टॉपिक को स्टडी करने के बाद बहुत अच्छे से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो ओनर फंड्स और बोरोड फंड्स के बीच में. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, दैट इज द थर्ड कैटेगरी.
On the basis of source of generation, finance can be divided into two categories. One is internal sources of funds and second is external sources of funds. The sources of funds which are generated by the business itself are known as internal sources of funds. Collection of receivables, retained earnings, disposing of surplus inventories, etc. are the main internal sources of finance. Only limited needs of finance are fulfilled by the sources. जो बिजनेस के पास खुद का पैसा है, ठीक है, उस पैसे से अगर हम बिजनेस एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड द इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स मीन्स कि डेटर से हमें जो कलेक्शन हो रही है, बिल रिसीवेबल से जो हमें कलेक्शन हो रही है, वो फंड्स हमारे बिजनेस में री इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स. रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स रियल में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर्स में जो आपको प्रॉफिट्स हुए हैं, उन प्रॉफिट्स को अगर आपने अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया तो दीज आर कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स. मोस्टली क्या होता है कि बिजनेसमैन को मान लीजिए कि 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, एक कंपनी है जिसे 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट होता है, वो कंपनी क्या करती है 3 लाख रुपीज अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती है प्रॉफिट की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, और रिमेनिंग 2 लाख को अपने पास रिटेन्ड अर्निंग्स की फॉर्म में रख लेती है कि जब भी बिजनेस को ग्रोथ या एक्सपेंशन करना होगा तो अपने फंड्स ही यूज किए जा सकें, जिससे जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है वो मिनिमम हो जाए. क्योंकि अपना पैसा जब बिजनेस एक्सपेंशन और ग्रोथ में लगाता है तो बिजनेस को कहीं से बोरो नहीं करना पड़ता फंड, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, कोई एसेट मॉर्गेज नहीं रखनी पड़ती, उसका रीपेमेंट नहीं करना पड़ता. तो रिटेन्ड अर्निंग आर द चीपेस्ट सोर्स for the growth and expansion of the business. Next is external sources of funds. External sources of funds are those that are generated from the outside of the business. For example, loan from commercial banks, loan from financial institutions, issue of debentures, public deposits, lease financing, trade credit, factoring, etc. These are the various external sources of funds. इन सब का हमें रीपेमेंट करना होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद. इन सब के ऊपर एक फिक्स डेट को इंटरेस्ट भी पे करना होता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली. रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय दीज सोर्सेज. अगर हमें बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत है तो हमें एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स को यूज करना ही पड़ता है. इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड से हमारी लिमिटेड नीड्स तो सेटिस्फाइड हो जाती हैं, लेकिन जो हमारी लार्ज नीड्स हैं वो हमें सेटिस्फाइड करने के लिए लार्ज अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो लार्ज अमाउंट हमें कहाँ से अवेलेबल होंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड से ही अवेलेबल होंगे. दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. हमने बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करना है. वन बाय वन हम सभी सोर्सेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो वेरी फर्स्ट सोर्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि जब कंपनीज को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी किन किन सोर्सेज को यूज करती हैं. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स. इशू ऑफ शेयर्स ओनर फंड्स का पार्ट है कि ओनर्स को जब अपने फंड्स बिजनेस में इन्वेस्ट करने होते हैं, ओनर फंड्स की फॉर्म में बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है. क्यों? क्योंकि बिजनेस में कुछ ऐसे फंड्स भी इन्वेस्ट करने नेसेसरी होते हैं जो कभी भी बिजनेस से विड्रॉ ना हो, लाइफ टाइम वो बिजनेस में इन्वेस्ट ही रहे. बिजनेस में ओनर फंड्स जो होते हैं वो लाइफ टाइम इन्वेस्ट रहते हैं. जब बिजनेस वाइंड अप होता है सिर्फ उसी सिचुएशन में वो फंड्स बिजनेस से विड्रॉ किए जाते हैं, अदरवाइज ओनर फंड्स ऑलवेज बिजनेस में इन्वेस्ट रहते हैं. ओनर फंड से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो भी बिजनेस में री इन्वेस्ट होता रहता है, लेकिन बोरोड फंड्स एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट रहते हैं. और बोरोड फंड से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में कुछ पार्ट चला जाता है और कुछ पार्ट बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जाता है, और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो बोरोड जो कैपिटल होती है वो भी बिजनेस से चली जाती है. इसीलिए बिजनेस को कंटिन्यू चलाने के लिए ये कंपलसरी है कि आपके पास कुछ परसेंटेज ओनर फंड्स का होना ही चाहिए. तो ओनर फंड्स में वेरी फर्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या रहेगा, इशू ऑफ शेयर्स का. द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल.
लाइन टू लाइन मैं आपको डिस्कस करूंगी बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 में आप इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करोगे, वहां ये चैप्टर आपका बेस रहेगा। जिस स्टूडेंट को इस चैप्टर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्लास 12 में कंपनी अकाउंट्स का आपका 25 मार्क्स का एक टॉपिक रहेगा वहां पर, ठीक है। उस टॉपिक को आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे अगर आपने आज 11th क्लास में यूनिट 7 को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी नहीं किया। तो कम टू द पॉइंट, द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उस कंपनी के पास जो भी कैपिटल आती है उस कैपिटल को हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। जो भी कैपिटल हम कलेक्ट कर रहे हैं शेयर्स को सेल करने पर, ठीक है, वो छोटे छोटे यूनिट्स में, पार्ट्स में हमारे पास आ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम शेयर कहते हैं। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जिन पर्सन्स के पास वो शेयर होते हैं उन पर्सन्स को क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स कहते हैं। और शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल और फेस वैल्यू। हर शेयर की एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे, एक कंपनी कैन इशू 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ ₹50 लाख। एक कंपनी को 50 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है, तो उस कंपनी ने कहा कि हम 10 रुपीज का एक शेयर इशू करने जा रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने इशू करेंगे, 5 लाख। 5 लाख का अमाउंट कैसे आया, आपको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, 50 लाख। आप कितने का एक शेयर इशू करना चाहते हो, 10 रुपीज का। 50 लाख डिवाइडेड बाय ₹10 इज इक्वल टू 5 लाख। 5 लाख इज नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि हमारी कंपनी कहेगी कि मैं कितने शेयर इशू करने जा रही हूँ, 5 लाख। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10। एक पर्सन को अगर एक शेयर परचेज करना है तो वो कितने रुपए की पेमेंट करेगा कंपनी को, 10 रुपए की, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे उसी कंपनी के 100 शेयर्स परचेज करने हैं। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, मैं कितनी पेमेंट दूंगी कंपनी को, 1000 रुपीज की। आप में से किसी को उस कंपनी के 5 शेयर्स परचेज करने हैं तो आप कितनी पेमेंट दोगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 50 रुपीज की पेमेंट दोगे। The person holding the share is called the shareholder. There are 2 types of shares issued by the company. One is equity share and other is preference shares. Now come to the equity shares. What are equity shares? Equity shares were earlier known as ordinary shares. The holder of these shares are the real owners of the कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये बात आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है क्योंकि ये बार बार रिपीट होनी है। दे हैव ए वोटिंग राइट्स इन द मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी को जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, यूनिट 2 में आप कंपनी का फॉर्मेशन पढ़ चुके हो, कंपनी के फीचर्स, कंपनी के लिमिटेशंस, कंपनी की एडवांटेजेस सब आप रीड कर चुके हो। वहां आपको पता है कि कंपनी जो भी डिसीजन लेती है वो वोटिंग राइट के ऊपर बेस्ड होता है। कंपनी अपनी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाती है, मीटिंग में कुछ डिसीजन लिए जाने होते हैं और वो डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग राइट, ठीक है। वोटिंग होती है, कोई भी कंपनी को डिसीजन लेना है, शेयर होल्डर्स वोटिंग करते हैं, जिस डिसीजन के फेवर में वोटिंग हो जाती है वही डिसीजन इंप्लीमेंट होता है, अदरवाइज डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होता। तो वोटिंग राइट किससे अवेलेबल होता है, वोटिंग राइट ओनली एंड ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही अवेलेबल होता है। दे हैव ए कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। अब जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं वही कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में, मैनेजमेंट में, कंपनी के कंट्रोल में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड आफ्टर पेइंग इट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मीन्स कि पहले ही प्रेफर करना, सबसे पहले प्रेफर, डिविडेंड, डिविडेंड किसको प्रेफर किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। द वर्ड डिविडेंड, डिविडेंड मीन्स जो प्रॉफिट का शेयर है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड का हिंदी मीनिंग होता है लाभांश, लाभ का अंश, यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट मीन्स डिविडेंड।
जो डिविडेंड कंपनी का अर्न होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि कंपनी को जो प्रॉफिट अर्न होता है उस प्रॉफिट में से जो कंपनी डिवाइड करना चाहती है शेयर होल्डर्स में, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। और सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद किसकी टर्न आती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड रिसीव होता है। The amount of share capital which is issued by equity share is known as equity share capital. The rate of dividend on these shares depend upon the profits of the company. कंपनी को जितने हायर प्रॉफिट्स होते हैं उतना हायर डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। लिसन अगेन, एक कंपनी को जितना टोटल प्रॉफिट होता है उस टोटल प्रॉफिट में से सबसे पहले प्रॉफिट का शेयर किसे दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के आगे एक फिक्स परसेंटेज होता है, 5% प्रेफरेंस शेयर्स, 6% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उनके आगे एक फिक्स परसेंटेज लगा देती है जब कंपनी शेयर इशू कर रही होती है। ठीक है, तो जब बेटा कंपनी ने शेयर इशू किए तो जितना फिक्स परसेंटेज कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर्स के आगे लगाया उसी फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग कंपनी जो है वो डिविडेंड देगी किसे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। बाकी जो बचा हुआ डिविडेंड है वो सारा का सारा डिविडेंड किस में बांटा जाएगा, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स में बांटा जाएगा। तो इट मींस अगर कंपनी को हायर प्रॉफिट हो रहे हैं तो फिक्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट तो कहाँ चला गया, शेयर होल्डर कौन से के पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। बाकी जो लार्ज पार्ट बच गया वो सारा बचा हुआ रिमेनिंग जो पार्ट है वो पार्ट किसे रिसीव होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिसीव होगा। दे मे बी पेड ए हायर रेट ऑफ डिविडेंड और दे मे नॉट गेट एनीथिंग। लेकिन कुछ सिचुएशंस में जब कंपनी के प्रॉफिट्स कम होते हैं तो फिक्स परसेंटेज के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड मिल जाता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत कम डिविडेंड मिल पाता है और कई बार तो उनको डिविडेंड कुछ भी नहीं मिलता है। किसी एक पर्टिकुलर ईयर में कंपनी को कम प्रॉफिट्स हुए, उन कम प्रॉफिट्स में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ पार्ट दे दिया गया और कुछ पार्ट रिजर्व के फॉर्म में बिजनेस में रख लिया गया कि बिजनेस को भी तो अपने खर्चे चलाने हैं। वो खर्चे कहाँ से चलाए जाते हैं, प्रॉफिट्स में से चलाए जाते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डेली एक्सपेंसेस नीड को फुलफिल करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स में से आता है। ठीक है, अब जितना प्रॉफिट हुआ करंट ईयर में कम, उस कम प्रॉफिट में से कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया गया और कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स की फॉर्म में रख लिया गया कि जो डेली एक्सपेंसेस नीड्स हैं, ठीक है, उनको भी तो सेटिस्फाइड करना है। तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कई बार तो कुछ भी नहीं मिलता और कई बार बहुत कम मिलता है। लेकिन जब कंपनी को लार्ज प्रॉफिट्स होते हैं, हायर प्रॉफिट्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसे होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है। इक्विटी कैपिटल इज पेड आफ्टर मीटिंग ऑल अदर क्लेम्स इंक्लूडिंग दैट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, लिक्विडेशन आ रहा है कंपनी का, लिक्विडेशन मीन्स कंपनी बंद होने जा रही है, वाइंड अप हो रही है, उस सिचुएशन में सबसे पहले पेमेंट दी जाती है क्रेडिटर्स को, बैंक लोन्स की रीपेमेंट की जाती है, डिबेंचर्स की रीपेमेंट की जाती है, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को कैपिटल वापस की जाती है। उसके बाद अगर कंपनी के पास कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट किया जाता है, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलता। They take risk both regarding dividend and return of capital। अभी जितने भी पॉइंट्स हमने ऊपर बेटा स्टडी किए उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिविडेंड के टाइम पर भी रिस्क रहता है किसे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। हो सकता है उन्हें हायर डिविडेंड मिले और हो सकता है उन्हें लोअर डिविडेंड मिले और मे भी उन्हें कुछ भी ना मिले। एंड उनका रिस्क क्या रहता है, रिटर्न ऑफ कैपिटल के टाइम पर भी उनका रिस्क रहता है, क्योंकि उन्हें कैपिटल कब मिलनी है, सबको पेमेंट करने के बाद उनको कैपिटल मिलनी है। इसीलिए कहा जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। रियल ओनर्स ही बिजनेस के वही ओनर्स होते हैं जिनको सबसे लास्ट में कुछ बचता है तो मिलता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलता। इक्विटी शेयर कैपिटल नॉर्मली कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी जब तक चलती रहती है, उसका लाइफ टाइम रहता है जब तक,
तब तक उनकी कैपिटल कभी भी रिफंड नहीं होती। दैट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। Come to the advantages of equity shares. Advantages of equity shares can be divided into two categories: advantages to investors and advantages to company. Very first we are going to discuss the advantages to investors. First one is to participation in managerial activities. Equity shareholders के पास voting rights होते हैं, जिसकी वजह से वो मैनेजरियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टू अर्न मोर बाय द वे ऑफ डिविडेंड, अगर कंपनी को हायर प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, तो सारा का सारा प्रॉफिट जो मोर रिमेनिंग प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिल गया और बाकी सारा बचा हुआ प्रॉफिट जो रेजिड्यूल प्रॉफिट होता है वो कहाँ चला जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की पॉकेट में चला जाता है। टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट्स, अब देखिए कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी को अगर हायर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कंपनी को हायर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो हायर डिविडेंड अनाउंस होगा। जैसे ही कंपनी हायर डिविडेंड अनाउंस करेगी तो ऑटोमेटिक कंपनी के मार्केट में जो शेयर प्राइजेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, कंपनी का शेयर प्राइस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हायर डिविडेंड अनाउंस होने से मार्केट में कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिक शेयर प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब कंपनी के शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जिन लोगों के पास इक्विटी शेयर्स हैं वो उन इक्विटी शेयर्स को सेल करके कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल गेन अर्न कर सकते हैं। कम टू द एडवांटेजेस टू कंपनी। First one is arrangement of permanent capital. Equity shareholders are the permanent owners of the company. एक बार जो पैसा इन्वेस्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कंपनी में कर दिया वो पैसा लाइफ टाइम तक कंपनी में रहता है, कंपनी से कभी भी वो बाहर नहीं जाता। शेयर होल्डर चेंज हो सकते हैं, एक शेयर जो है मिस्टर ए के नाम पर थे, मिस्टर ए ने वो शेयर मिस्टर डी को सेल कर दिए तो ओनरशिप चेंज हो सकती है, लेकिन जो फंड्स हैं वो कहाँ रहेंगे, कंपनी में रहेंगे। मिस्टर डी ने वो शेयर मिस्टर एस को सेल कर दिए, ओनरशिप चेंज हो गई लेकिन फंड्स कहीं भी नहीं गए, वो फंड्स, वो पैसा, वो कैपिटल कहाँ इन्वेस्ट है, आज भी कंपनी में ही इन्वेस्ट है। नो फिक्स बर्डन, इक्विटी शेयर्स के साथ कोई भी फिक्स परसेंटेज गिवन नहीं होता जिस पर कंपनी को फिक्स डिविडेंड देना हो। कंपनी के पास जितने डिविडेंड होते हैं उतने वो इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, इसीलिए कोई फिक्स बर्डन नहीं रहता। इंक्रीज इन क्रेडिट वर्दीनेस, देखो जिस बिजनेस के जितने रियल ओनर्स होते हैं ना उस बिजनेस की क्रेडिट लेने की कैपेसिटी, क्रेडिट देने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर रियल ओनर किसी बिजनेस के नहीं हैं, टेम्परेरी ओनर्स हैं उस बिजनेस के, तो उस बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस जीरो होती है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस हो, यानी कि सप्लायर्स आपको उधार में माल दे दें, तो उस बिजनेस के क्या होने चाहिए, रियल ओनर्स होने चाहिए। ठीक है, तो रियल ओनर्स कहाँ से आते हैं, इक्विटी शेयर से आते हैं। नेक्स्ट वन इज नो नीड ऑफ मॉर्गेज। इक्विटी शेयर इशू करने के लिए आपको सिक्योरिटी की फॉर्म में शेयर होल्डर्स के पास कुछ भी नहीं रखना पड़ता। जैसा कि अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हो, बैंक से पैसा लेना चाहते हो तो आपको बैंक से लोन लेना है। लोन लेना है तो बैंक क्या कहेगा, पहले कोई फिक्स्ड एसेट सिक्योरिटी की फॉर्म में रखिए, मॉर्गेज की फॉर्म में मेरे पास रखिए। ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, वो कुछ भी एसेट सिक्योरिटी की फॉर्म में रखे बिना कंपनी को अपना पैसा दे देते हैं और बदले में कंपनी से क्या लेते हैं, वोटिंग राइट्स लेते हैं, डिविडेंड्स लेते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। Come to the last topic related to the equity shares, that is limitations of equity shares. Limitations of equity shares can be divided into two categories. One is limitations for investors and second is limitations for company. Limitations for investor is, first is uncertain income. इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो इनकम है वो अनसर्टेन रहती है। अच्छा प्रॉफिट हो गया कंपनी को तो हायर डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट्स हुए तो लोअर डिविडेंड मिलेगा। लॉस ड्यू टू रिसेशन, अगर कंपनी में रिसेशन आ जाता है यानी कि शेयर के प्राइसेस फॉल हो जाते हैं,
प्रॉफिट कम होता है कंपनी को, प्रॉफिट कंपनी के कम हो रहे हैं, फाइनली डिविडेंड कम होगा, मार्केट प्राइस भी डाउन हो जाएंगे, तो इस सारे का लॉस किसे बियर करना पड़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बियर करना पड़ता है। लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मीन्स कि कंपनी वाइंड अप होने जा रही है। अब अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो सबसे लास्ट में कैपिटल मिलती है किसे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। लॉस ड्यू टू स्पेक्यूलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम पीपल indulge in speculation of shares. As a result, their market price fluctuates violently. It gives rise to the possibility of loss to the shareholders. अब कुछ पीपल्स जो हैं वो अपने आप को इन्वॉल्व किसमें करते हैं, स्पेक्यूलेशन के बिजनेस में करते हैं। स्पेक्यूलेटर्स कौन होते हैं, स्पेक्यूलेटर्स वो पर्सन, वो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जिनका काम क्या होता है कि एकदम से किसी कंपनी के शेयर्स के प्राइजेस को इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज कैसे करते हैं, उस कंपनी के शेयर के डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ही एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिक उसके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और प्राइस इंक्रीज होते ही वो क्या करते हैं, खुद के शेयर्स मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है, जिससे इक्विटी शेयर होल्डर्स को लॉस होता है। और जो जिन लोगों ने स्पेक्यूलेशन के पर्पज से शेयर्स परचेज किए थे, जैसे ही शेयर के प्राइसेस इंक्रीज हुए, उन्होंने शेयर के प्राइसेस इंक्रीज होने पर अपने शेयर बेचकर कैपिटल गेन अर्न कर लिया, और बाद में अचानक से जो सप्लाई और डिमांड के बीच में बैलेंस आ जाने पर, डिमांड कम हो जाने पर शेयर के प्राइसेस अगेन डाउन आ जाते हैं, जिससे जो परमानेंट ओनर्स होते हैं जिन्होंने स्पेक्यूलेशन के बेस पर शेयर्स परचेज नहीं किए होते, उन्हें लॉस बियर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस फॉर कंपनी, नो एडवांटेज ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। द न्यू टर्म इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? वेरी फर्स्ट हम इसे क्लियर करेंगे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहता है कि किसी भी कंपनी को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और साथ में इंक्लूड करनी चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल मींस कि कुछ प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाएं जिनके साथ एक फिक्स परसेंटेज लगा हो, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स की जगह पर लोन लिया जाए, बोरोड कैपिटल यूज की जाए, डिबेंचर्स यूज किए जाएं जिनके आगे एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना हो, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहता है कि अगर आप अपनी कंपनी के अर्निंग पर शेयर को, यानी कि ईपीएस को हाई करना चाहते हो, तो आपको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में टू थिंग्स को ऐड करना होगा। वन इज परमानेंट कैपिटल और सेकंड इज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, यानी कि ओनर फंड। ओनर फंड मींस इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ आपको कुछ फिक्स कॉस्ट कैपिटल को भी यूज करना होगा, तभी आप ईपीएस अर्निंग पर शेयर को हाई कर पाओगे। अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करते हो, तो आपका अर्निंग पर शेयर क्या रहेगा, कम रहेगा। अर्निंग पर शेयर मीन्स डिविडेंड कम रहेगा, ठीक है। अर्निंग पर शेयर मीन्स डिविडेंड, डिविडेंड जो है वो कम रहेगा। अब अगर किसी कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं उठा सकती, क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल प्लस इक्विटी कैपिटल। Second is no flexibility in capital structure. Equity shareholders are the permanent owners of the business. उनकी कैपिटल कब वापस होनी है, जब बिजनेस वाइंड अप होगा। लाइफ टाइम में उनकी कैपिटल कभी भी वापस नहीं जाएगी। तो इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में जो कैपिटल बिजनेस में एक बार ऐड हो गई, वो कैपिटल परमानेंट कैपिटल स्ट्रक्चर बन गया, उसमें कहीं भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स यूज कर रहे हो, अगर आप डिबेंचर से कैपिटल लेके यूज कर रहे हो, तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उनका रीपेमेंट हो जाता है। लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, और जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं वो बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में, मैनेजिंग एक्टिविटीज में, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज में इंटरफेरेंस करते हैं। और जितने ज़्यादा ओनर्स होंगे ना एक बिजनेस के, उतना ही ज़्यादा उस बिजनेस को लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल लिमिटेड हाथों में ही बहुत अच्छा रहता है। अगर अनलिमिटेड लोगों के हाथ में कंट्रोलिंग पावर्स आ जाएं तो वहाँ कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो सकता, वहाँ बिल्कुल भी अच्छा मैनेजमेंट नहीं हो सकता।
इसीलिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक लिमिट में ही इक्विटी शेयर्स इशू करने चाहिए। उसके बाद अगर उन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो उन्हें बोरोड कैपिटल को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज मोर फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स इशू एक्सपेंसेस ऑन द शेयर्स। शेयर्स को इशू करने में जो एक्सपेंसेस आते हैं उन एक्सपेंसेस को आप क्या कहोगे, फ्लोटेशन कॉस्ट कहोगे। जैसे प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराना है, एडवर्टीजमेंट करानी है, एम्प्लॉयज अपॉइंट करने हैं जो शेयर्स इशू करने का काम करेंगे, सारा अदर पेपर वर्क्स करना है, वो सारा जो एक्सपेंस हो रहा है वो कौन सी कॉस्ट का पार्ट बनता है, फ्लोटेशन कॉस्ट का पार्ट बनता है। और शेयर्स को इशू करने में फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। लास्ट लिमिटेशन इज नो टैक्स एडवांटेज। जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो वो कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रही, वो क्या पे कर रही है, ओनली एंड ओनली डिविडेंड पे कर रही है, ठीक है। तो जिससे उसकी जो इनकम है, जो टैक्सेबल इनकम है वो हाई रहती है। टैक्सेबल इनकम हाई रहने से उसे हाई टैक्स पे करने पड़ते हैं, यानी कि कंपनी को कोई भी टैक्स एडवांटेज नहीं होता इक्विटी शेयर्स को इशू करने में। अब कब टैक्स एडवांटेज होता है ये भी यहाँ समझना बेटा जरूरी है। ये पॉइंट देखिए, अगर आप लोन ले रहे हो, अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो जैसे ही आप इंटरेस्ट पे करोगे तो आपके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। अब नेट प्रॉफिट्स डिक्रीज हो गए तो इट मीन्स आपकी इनकम भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। इनकम कम हो गई तो आपको टैक्स भी क्या करना पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि जो इंटरेस्ट होता है उससे हमारी टैक्स सेविंग होती है, और जो डिविडेंड होता है उससे हमारी टैक्स सेविंग नहीं होती। दैट्स ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। Thanks for watching this video.